अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने SNLS के एडिविज़न में खैर मकदूम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज स्लाइड पर आप देख चुके हो, आज का हमारा टॉपिक है मोमिन खां मोमिन। जैसे कि आपको भी जब किसी शौरा के बारे में सवान हयात जब याद करनी हो, किसी शौरा की तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात याद करनी हो, तो आपको भी तरीका यही रखना चाहिए कि आपको एक हम असर यानी एक हिंदी में समझिए समकालीन तरीके से आपको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, मोमिन का जो नाम यहाँ लिखा है, मोमिन किसके समकालीन है? मोमिन है दोस्तों गालिब के समकालीन। किसके? मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा ज़ौक़। ये ज़ौक़ और गालिब के ज़माने के बहुत अजीम शायर हैं। कौन? मोमिन खां मोमिन। मोमिन खां मोमिन के बारे में काफ़ी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आपको समझने के लिए बात यह है कि जिस तरह आपको शायर अगर आप पैटर्न वाइज याद करोगे, समकालीन याद करोगे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें आसानी से याद रह पाएगी कि कौन किस ज़माने का है। ये भी याद रखना कि हर शायर जिस दौर का होता है तो दूसरे शायरों से उसका कुछ अटैचमेंट होता है, कुछ ना कुछ अटैचमेंट, कुछ कहानी, कुछ किस्से, कुछ बातें एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो वो चीज़ हमें याद रहती है। अब हम कभी बात करेंगे अल्लामा इकबाल की, कभी बात कर लेंगे मिर्ज़ा गालिब की, कभी बात कर लेंगे मीर तकी मीर की, तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे कौन किस ज़माने का है, कौन कैसा है। तो बेहतर तरीका क्या है कि हम उनके असर से याद रखें, हम असर तरीके से याद रखें। जैसे मीर का ज़माना है तो मीर के ज़माने में मीर तकी मीर है, मीर दर्द है, ठीक है, मोहम्मद रफ़ी सौदा है, इनका दौर है, एक ज़माना है। अगर बात करें दबिस्तान लखनऊ की तो हम आतिश की बात करते हैं, तो नासिक की बात भी साथ में करते हैं। इसी तरह जब हम गालिब और ज़ौक़ के बारे में बात करते हैं तो मोमिन का नाम भी ज़रूर आता है। मोमिन एक ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी सिर्फ इश्क व मोहब्बत के दायरे में सीमित, इश्क व मोहब्बत के दायरे में महदूद है। इन्होंने कुछ और नहीं लिखा है। जैसे मैंने बताया ना आपको, मीर दर्द जो है वो तसव्वुफ़ के शायर हैं। दबिस्तान लखनऊ में आतिश जो है तसव्वुफ़ के शायर हैं। हर शायर ने अपना एक तरीका, एक उसलूब इख्तियार किया है। इन्हीं जब बात की जाए मोमिन की तो मोमिन का एक तरीका है कि इन्होंने जो भी लिखा है उसमें खुलूस बहुत ज़्यादा है, उसमें तगज़ुल है, उसमें मामला बंदी है, उसमें इश्क व मोहब्बत की बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ बातें और भी है मोमिन के बारे में जो आज की क्लास में आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम हर शायर के बारे में, हर शौरा के बारे में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तारुफ और शख्सियत, कि मोमिन है कौन, मोमिन की शख्सियत क्या है। फिर पढ़ेंगे इब्तिदाई ज़िंदगी, शुरुआत की ज़िंदगी। फिर पढ़ेंगे उनकी तालीम के बारे में। फिर पढ़ेंगे हालात ज़िंदगी। फिर पढ़ेंगे तसानीफ। फिर पढ़ेंगे कलाम की खुसूसियात और आखिर में पढ़ेंगे अक़वाल। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या दोस्तों? सवाल अगर बनेंगे तो किससे बनेंगे दोस्तों? तसानीफ से। किससे बनेंगे? तसानीफ से। या सवाल बनेंगे इनकी इब्तिदाई ज़िंदगी और बनेंगे हालात ज़िंदगी से। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हालात ज़िंदगी और तसानीफ। अगर बात करें अक़वाल की तो अक़वाल में एक या दो अक़वाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये अक़वाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अक़वाल के बारे में ज़्यादा ध्यान ना भी रहे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ बचती है कलाम की खुसूसियात। इनके कलाम की खुसूसियात कुछ ऐसी हैं, हर शायर के कलाम में कुछ खास बात है, हर शायर के कलाम में, हर मुसन्निफ के भी लेखन में, हर मुसन्निफ की तहरीर में भी कुछ खास बात है। हर मुसन्निफ ने, हर शोरा ने अपना एक अलग ही उसलूब इख्तियार किया है। इनके कलाम में भी कुछ खास बातें हैं। क्या है? तगज़ुल है, मुआमला बंदी है। इनकी खास बात है हुस्न मक्ता। इन्होंने अपने नाम को, अपने तखल्लुस को जब शेर व शायरी में इस्तेमाल किया है तो एक अलग ही तरीके से इस्तेमाल किया है। उन सबको आगे हम डिटेल बताएंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी तारुफ और शख्सियत के बारे में। ठीक है, असल नाम इनका है दोस्तों हकीम मोहम्मद खां मोमिन। तो नाम तो इनका क्या है? मोहम्मद मोमिन खान। मोमिन सिर्फ समझ लीजिए, प्रॉपर नाम क्या है? मोमिन। और पूरा नाम समझ लीजिए तो मोहम्मद मोमिन खान इनका नाम है। हकीम क्यों है? क्योंकि हिकमत इनका पेशा है, हिकमत इनका पेशा है। तखल्लुस इनका क्या है दोस्तों? मोमिन। जैसा कि नाम था, इन्होंने तखल्लुस इख्तियार कर लिया। वालिद का नाम है हकीम गुलाम नबी। आपने देखा मैंने यहां भी हकीम लगाया, नाम तो गुलाम नबी है, हकीम नाम नहीं है, कोई गोत्र वगैरह नहीं है। हकीम क्या है? क्योंकि हिकमत का इनका पेशा है। पैदाइश की बात करें तो 1800 में पैदा हुए थे, मोहल्ला कूचा जीलान, और कहीं पे चीलान भी लिखा हुआ है, और दिल्ली में आप क्या हुए हैं? पैदा हुए हैं। और जब बात करते हैं वालिद की बात, तो वालिद के बाद बात करते हैं दादा की, तो दादा का नाम भी है हकीम नामदार। नामदार और कामदार दो भाई थे,
और इनके दादा का नाम क्या था, नामदार इनके दादा का नाम था। ठीक है, तो दादा के नाम के आगे भी हकीम लगाया, इसका मतलब इनका खानदानी पेशा रहा है क्या, हिकमत करना। उस जमाने में डॉक्टरी, अगर पैदाइश याद करनी हो तो 1800 में क्या बना था दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या बना था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में वाकई हुआ था। तो जब फोर्ट विलियम कॉलेज बन रहा था तभी कौन पैदा हुए थे, मोमिन पैदा हो गए थे। दूसरी चीज अगर आपको याद रखनी हो, अगर हम असर के दौर पे याद करनी हो, आसानी से याद करनी हो, तो आपको पता है दोस्तों गालिब की पैदाइश कब हुई दोस्तों, 1797। कब हुई है, 1797 में हुई है। तो ये गालिब से 3 साल छोटे हैं। कितने साल छोटे हैं, 3 साल छोटे हैं, ऐसा आप याद रख लीजिएगा। वफात इनकी 1852 दिल्ली में हो गई है। ये गालिब से इनका पहले इंतकाल इनका हो जाता है। इंतकाल होने की वजह क्या है, ये कोठे से, ये छत पे काम करा रहे होते हैं, पांव फिसलने से नीचे गिर जाते हैं और पैर में चोट आ जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, उनका क्या हो जाता है, वफात हो जाती है। मोमिन का शुमार मुमताज गजल को शौरा में होता है। मुमताज गजल को, यानी बहुत शानदार गजलें लिखी है। मोमिन की असल पहचान गजल को शौरा की हैसियत से ही होती है। मोमिन की असल पहचान गजल को शौरा से होती है। हालांकि अलग बात है, मसनवी भी लिखी है, मरसिये भी लिखे हैं, लेकिन किसी शायर की अगर पहचान है तो इनकी गजल को शौरा की हैसियत से पहचान होती है, इसीलिए आपके सिलेबस में इनकी गजलें शामिल है। मोमिन की गजलों में वारदात इश्क मुख्तलिफ रंगों में नजर आता है। इश्क की वारदात, इश्क के हालात, इश्क में किसी का मिलना, किसी का बिछड़ना, किसी की याद में गुजारना, ये सारी बातें आपकी शेर व शायरी में, आपकी गजलों में नुमायां होती है। इनकी शायरी का दायरा इश्क तक महदूद है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, कहां तक, इश्क तक महदूद है, सीमित है। यानी इनकी शायरी की असल बुनियाद सिर्फ इश्क है, लेकिन इस महदूद दायरे में भी उन्होंने बड़ी जिद्दत से काम लिया है। ये सबसे अनूठी बात है। जिद्दत कहते हैं नएपन से, अनूठेपन से। यानी हर शायर ने बहुत अलग अलग चीजों में हाथ आजमाया है और सभी चीजों को अलग अलग ढंग से लिखने की कोशिश की है और सभी चीजों को शामिल करने की कोशिश की है। लेकिन मोमिन ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सिर्फ इश्क मोहब्बत की बातें लिखी है और उसको भी अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीकों से लिखने की कोशिश की है। मोमिन एक खुशतबा, जिंदा दिल और एक आशिक मिजाज इंसान थे। ये बहुत खास बात है। लाइन बहुत छोटी है, लेकिन आपको इस बात को डीपली समझना है। और क्योंकि मोमिन के बारे में कभी भी सवाल बनते हैं तो आपको, अगर ये बात आपके ध्यान में होगी, अगर ये एक बात पूरी आपके जहन में होगी, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मोमिन से रिगार्डिंग कोई बात आप भूलेंगे नहीं। मोमिन आदमी कैसे थे दोस्तों, आशिक मिजाज आदमी थे, बहुत ब्रिलियंट टाइप के इंसान थे। कैसे थे, ब्रिलियंट, काफी चीजों की इनको नॉलेज थी। इल्म नुजूम भी जानते थे, मंतिक जानते थे, रमल जानते थे, शतरंजी जानते थे, बहुत एक्सपर्ट थे। हकीम का पेशा जो इख्तियार था, यानी उस जमाने के जाने माने डॉक्टर थे, उस जमाने के हिसाब से जाने माने डॉक्टर भी थे। हर चीज में एक्सपर्ट होने के बाद भी अगर एक चीज बच जाती है फन, तो ये फन में क्यों आना की वजह क्या थी, गजलें लिखने की वजह क्या थी, गजल का लिखना पेशा नहीं था। दूसरे लोगों ने गजल को पेशा बनाया, शेर शायरी लिखने को पेशा बनाया, धंधा बनाया, काम धंधा लिया, इसी से इनकी जिंदगी चलती थी। इनके साथ ऐसा नहीं था, ये तो होशियार थे अपना हिकमत के काम में, डॉक्टरी काम से काम धंधा चल रहा था। लेकिन इश्क मिजाजी की वजह से इनको एक परिजात, एक लड़की से क्या हो गया था, इश्क हो गया था, और उसका आगे मैं पूरा डिटेल में बयान कर दूंगा। तो मोमिन एक खुश तबा यानी हसमुख मिजाज के जिंदा दिल दिलेर इंसान थे और एक आशिक मिजाज इंसान थे, बड़े इश्क वाले इंसान थे, जो कि इन्होंने अपनी शायरी में शामिल की है। मोमिन 19वीं सदी के शायर हैं। इस सदी में जहां गालिब, ज़ौक़, ज़फ़र, शाह नसीर का नाम नुमाया है, वहीं मोमिन का नाम भी अहमियत का हामिल है। आगे की लाइन देख लीजिए, इनमें सबसे अहम शायर गालिब हैं, लेकिन गालिब के बाद दूसरे अहम शायर मोमिन हैं। यह बात आपको दोस्तों याद रखनी है। हम असर की जब मैं बात करता हूं तो बताता हूं कि एक दौर होता है सभी का, शेर शायरों का। एक दौर था, जो दौर था गालिब का दौर। क्या कहलाता, गालिब का अहद। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गालिब का अहद, गालिब का अहद। इस गालिब के अहद में गालिब साहब थे, शेख इब्राहिम ज़ौक़ थे, शाह बहादुर शाह जफर थे, शाह नसीर, ये उस्ताद शाह नसीर कहलाते थे, बहुत सारे इनके शागिर्द थे। और इतने सारे शायरों में 1 2 3 4 बड़े बड़े नामवर शुरा में एक नाम दोस्तों मोमिन का भी था। लेकिन इतने नामवर शुरा के बीच में अपनी पहचान बनाना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर इस दौर की बात की जाए तो इस दौर में सबसे महान खिलाड़ी कौन थे, सबसे अहम आदमी कौन थे, वो थे दोस्तों गालिब। लेकिन गालिब के बाद अगर सेकंड नाम गजल गोई में लिया जाए तो दूसरा नाम कौन सा है दोस्तों, दूसरा नाम मोमिन का ही है। किसका है, मोमिन सबसे अहम नाम गिने जाते हैं। आपको जफर की, शाह नसीर की इतनी गजलें नहीं मिलेगी, आपको ज़ौक़ साहब की भी इतनी गजलें नहीं मिलेगी जितनी आपको किसकी मिलेगी, मोमिन की।
गालिब के बाद अहम शायर कौन है? मोमिन है। हालांकि ज़ौक़ भी अहम शायर है, लेकिन ज़ौक़ किस हैसियत से गिने जाते हैं? ज़ौक़ दोस्तों कसीदा निगार, ज़ौक़ कसीदा निगार है। ज़ौक़ कौन है दोस्तों? कसीदा निगार है। ये गजल को शायरी की हैसियत में शामिल नहीं होते। अब बात करते हैं दोस्तों इब्तिदाई जिंदगी और खानदानी हालात। हमारा पढ़ाने का तरीका यही है, शुरू से आपको पता है। सबसे पहले बात करते हैं हम उनकी पैदाइश वफात के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में, डेट ऑफ डेथ के बारे में, उनके खानदान के बारे में। फिर बात करते हैं कि बचपन की जिंदगी, अब एक इंसान पैदा हुआ है तो उसके बचपन में हालात कैसे गुजरे हैं, उसका खानदान कैसा रहा है, सब बातों को हम क्या करते हैं? मेंशन करते हैं। तो आइए बात करते हैं इब्तिदाई जिंदगी के बारे में। मोमिन के दादा, मोमिन के दादा हकीम नामदार अपने भाई हकीम कामदार के साथ 1761 में शाह आलम के जमाने में कश्मीर से दिल्ली आए और शाही अतिब्बा में इनका शुमार होने लगा। इस लिहाज से मोमिन के आबा अजदाद कश्मीरी थे। लाइन एक है, बातें बहुत सारी है। मोमिन के दादा का नाम क्या दोस्तों? हकीम नामदार, याद रह जाएगा। नामदार के भाई कौन है दोस्तों? नामदार के भाई है कामदार, यानी दादा के भाई, दादा चाचा, ठीक है। तो दादा के भाई का नाम क्या था? कामदार। ये दोनों आए थे, कहां आए थे? हिंदुस्तान आ गए थे। कहां आए थे? 1761 में। किसके जमाने में? शाह आलम के जमाने में आए थे। और आए कहां से थे? कश्मीर से। कहां से आए थे? कश्मीर से। आपको याद रखना होगा दोस्तों, कश्मीर से बहुत लोगों का वास्ता है, कश्मीर से बहुत लोगों का वास्ता है। कश्मीर से कृष्ण चंद्र का भी वास्ता है, कश्मीर से मंटो का भी वास्ता है। कश्मीर बहुत खास और बहुत अहमियत वाली जगह है। जब आप याद करने बैठोगे ना कश्मीर से कितने लोगों का वास्ता है, तो कश्मीर से बहुत सारे लोग निकल जाएंगे जिनका कश्मीर से कहीं ना कहीं अटैचमेंट निकल जाता है। तो कश्मीर से दिल्ली आ जाते हैं, मैंने गलती से हिंदुस्तान बोल दिया होगा, कश्मीर हिंदुस्तान से बाहर नहीं, ठीक है। तो कश्मीर से दिल्ली आ जाते हैं और शाही अतिब्बा, अतिब्बा बनाया दोस्तों तिब से। एक होता है तिब, तिब का मतलब होता है डॉक्टर, तिब का मतलब डॉक्टर या हकीम। तो तिब की जमा है अतिब्बा, तिब की जमा क्या है? अतिब्बा। अतिब्बा क्या है? शाही डॉक्टरों में, शाही हकीमों में, यानी दरबार के जो हकीम थे उनमें इनका शुमार हो जाता है। और ये थे कहां से दोस्तों? कश्मीर से। तो अगर पूछा जाए कि मोमिन के अजदाद कहां से हैं, तो आपको बताना है कश्मीर से। अब दादा और दादा के भाई के बाद अब नाम आते हैं इनके वालिद का। मोमिन के वालिद हाकिम गुलाम नबी खान पेशा हिकमत से वाबस्ता थे और ये पेशा उन्हें विरासत में मिला था। दादा, दादा के भाई, दादा को हो सकता है उस ऊपर वाले भी दादा भी यही काम करते हो। तो ये हिकमत का जो पेशा है, हिकमत हकीम से ही बना है, ठीक है। हकीम से हिकमत बना है, हकीम हिकमत। एक हिकमत वो भी होता है किसी को सलाह देना, किसी को मशवरा देना, किसी को अच्छी राह दिखाना, किसी को सलाह देना या किसी को नसीहत करना, वो भी हिकमत ही कहलाता है। हकीम नामदार के बेटे गुलाम नबी खान भी हकीम थे, यानी इनके वालिद साहब का नाम क्या था? गुलाम नबी। क्या नाम था? गुलाम नबी। इनके बाद उनके बेटे हकीम मोमिन खान भी एक तबीब माने जाते हैं। अब तबीब क्या है? तबीब भी बना तिब से, तबीब मतलब ही डॉक्टर होता है। जो हकीम होता है वही क्या होता है? तबीब होता है। इस तरह मोमिन एक खानदानी हकीम थे और हिकमत उनका मौरसी पेशा यानी खानदानी पेशा है। हिकमत करना, डॉक्टरी करना, ये इनके खानदान से ही चला आ रहा है, ये इनके ब्लड में शामिल है। मोमिन शायरी को सिर्फ शौक के तौर पर करते थे, इसको कभी उन्होंने पेशा नहीं बनाया। ये बात आपको दोस्तों थोड़ा सा हाईलाइट में याद रखनी है। दूसरे जितने भी शौरा हैं, जितने भी मुसन्निफ हैं, ये सब अपने काम को, अपने फन को एक प्रोफेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। मोमिन ने ऐसा कभी नहीं किया। मोमिन को पता है कि मैं जो डॉक्टरी करता हूं उससे इतना पैसा आ जाता है कि अपनी जिंदगी मस्ती से, मजे से चल रही है। आपने आज के टाइम में देखा होगा डॉक्टर की लाइफ बड़ी मजे से चलती है, काफी अच्छी सैलरी होती है, बड़ा अच्छा पैकेज होता है, समाज में रुतबा और शाही। लेकिन इनके गजल लिखने का कोई प्रोफेशन, कोई पेशा नहीं है। इनको बस शौक था। और शौक भी कहां चढ़ा? जब इश्क मोहब्बत की जब गलियों से इंसान गुजरने लगता है, तो चाहे उसका दिल जुड़ जाए या दिल टूट जाए, दोनों कंडीशन में उसको शेर व शायरी के सिवा और कुछ नहीं सूझता। मोमिन की पैदाइश दिल्ली में मोहल्ला कूचा चीलान में हुई है। मैंने कहीं कि इसको जीलान भी पढ़ा है। इनका घर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पड़ोस में था। ये कौन है? ये बहुत बड़े पीरी मुरीदी के सिलसिले में बहुत अजीम शख्सियत माने जाते हैं। इनकी पैदाइश क्या हुई है? दिल्ली में हुई है, मोहल्ला कूचा जीलान में हुई है। और घर के पास में कौन रहते थे? अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह रहते थे। मोमिन खान नाम उनके वालिद के मुर्शिद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला ने रखा था। इनका नाम शामिल क्यों किया है? क्योंकि मोमिन नाम उनके वालिद साहब ने नहीं, बल्कि वालिद साहब के भी मुर्शिद यानी उनके जो पीर मुर्शिद हैं अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने इनका नाम रखा है, इसलिए इनका नाम शामिल करना जरूरी था। ये सवाल आ सकता है
ये सवाल आ भी सकता है, मैं लिख देता हूँ IMP, इतनी देर से कुछ लिखा नहीं है तो आप बोलोगे IMP लिखा नहीं जाना कुछ। के वह मोमिन का नाम किसने रखा था? उनके वालिद के मुर्शिद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला ने रखा था। लेकिन आगे और देखिए, उन्होंने ही मोमिन का नाम मोमिन तजवीज किया था, हालांकि घर वाले हबीबुल्लाह नाम रखना चाहते थे। घर वालों ने क्या नाम रखा था? हबीबुल्लाह, लेकिन मोमिन नाम चेंज हो गया, इसकी वजह से मुर्शिद साहब की वजह से। शेख शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला ने ही पैदाइश के वक्त उनके कान में आजान भी दी थी। क्या दी थी? आजान दी थी। अब बात करते हैं दोस्तों की तालीम के बारे में। जाहिर सी बात है, अच्छे घर से हैं, डॉक्टरी खानदान से हैं, तो तालीम का सिलसिला अच्छा ही रहा होगा। तो मोमिन की तालीम का इब्तिदाई सिलसिला रिवाज के मुताबिक घर से ही शुरू हुआ था। जैसे सबकी तालीम शुरू होती घर से ही, तो आपकी भी घर से ही शुरू हो गई थी, पढ़े लिखे लोगों के बीच में। इसके बाद मोमिन का दाखिला शाह अब्दुल कादिर के मदरसे में करा दिया गया, जहां उन्होंने अरबी, फारसी, हदीस और मंतिक वगैरह की तालीम हासिल की। बाद में उन्होंने अपने दौर के जय्यद उलमा से तालीम हासिल की। पहले तो आपको मदरसे में, पहले तो घर पे तालीम दी गई, घर के बाद आपको शाह अब्दुल कादिर के मदरसे में डाल दिया गया। मदरसे से फ्री होने के बाद, मदरसे से आगे बढ़ने के बाद अपने वक्त के जय्यद उलमा, जो बड़े बड़े आलिम लोग थे, उनसे आपने तालीम हासिल की। मोमिन मसलकन वहाबी थे और हाफिज कुरान थे। क्या थे? कुरान हाफिज थे। शायरी में मोमिन ने शाह नसीर को अपना उस्ताद बनाया, लेकिन बहुत जल्द ही ये रिश्ता मुनक़ता हो गया। मुनक़ता हो गया ना, तोड़ लिया गया। मुनक़ता होना, तोड़ लेना। मुनक़ता होना नहीं, तोड़ लेना। पहले शाह नसीर, मैंने कहा ना, इनके दौर में जो अजीम शायर थे शाह नसीर थे, और उस्ताद शाह नसीर के नाम से ये जाने जाते थे। इनको पहले उस्ताद बनाया, लेकिन बाद में इस तरह से तोड़ लिया। इसके अलावा मौलवी इस्माइल से भी शायरी में इस्लाह ली, और उसके बाद तारीख गोई में भी बड़े माहिर थे। नित नए अंदाज में तारीख कहते थे। तारीख कहना, इतिहास बयान करना इनका शेवा रहा है। उर्दू के अलावा इनको फारसी जबान में भी महारत हासिल थी। फारसी में इनका एक दीवान भी है। फारसी जबान उस जमाने में काफी फेमस जबान थी, उर्दू से ज्यादा फरूग फारसी जबान को था। फारसी जबान को बड़ी अच्छी जबान और भारी जबान मानी जाती थी। तो कोशिश करने वाले जो उर्दू से लगाव रखते थे, उर्दू से मोहब्बत रखते थे, उर्दू के साथ फारसी में भी लिखते थे। यहाँ तक कि गालिब ने खुद ने अपने उर्दू कलाम को कह रखा है, ये वो कलाम है बेरंग मानस्त, मुझे इस कलाम में कोई रंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई मजा नहीं है। जबकि उनका उर्दू कलाम बहुत भारी, बहुत हैवी लिटरेचर है आज के जमाने में, लेकिन खुद कहते हैं बेरंग मानस्त, मुझे खुद अपना उर्दू कलाम पसंद नहीं है। वो खुद भी अपनी फारसी को पसंद करते हैं। तो बहरहाल इनको फारसी में भी लगाव था, और फारसी में इनका क्या, एक दीवान है। अब बात करते हैं बहुत खास बात, मोमिन मुख्तलिफ उलूम फनून, उलूम जमा है इल्म की, फनून जमा है फन की। इल्म कहते हैं शिक्षा, काफी सारी शैक्षिक चीजों में। फन कहते हैं कला में, बहुत सारी कला आप में क्या थे, महारत हासिल थी। किन में? मंतिक, तिब, शतरंज, रियाजी, इल्म नुजुम और रमल। मंतिक, तिब कहते हैं डॉक्टरी को, शतरंज आप जानती हैं, रियाजी कहते हैं मैथमेटिक्स, इल्म नुजुम कहते हैं ज्योतिष विद्या, जिनको सितारों की गणित पता हो, जिनको सितारों के बारे में पता हो। और रमल एक तरीके वही चीज होती है जिनको ज्योतिष विद्या के बारे में और सितारों के बारे में, जिस तरह अंक गणित के बारे में नॉलेज हो। और मंतिक भी उसी कैटेगरी में आती है। मंतिक इल्म हदीस की बातें भी होती है मेरे हिसाब से। तो अब बात करते हैं हालात जिंदगी, ये सबसे मेन टॉपिक है इनका, जहां से सवाल बनना इम्कान बहुत ज्यादा है। जो जो सवाल बनेंगे मैं निशानदेही करता चलूंगा। इसके बाद इनकी वफात से रिलेटेड कुछ खास बातें हैं, जो आपको मैं वफात वाला टॉपिक लिख रहा हूँ, IMP। क्या लिख रहा हूँ? IMP। इनकी वफात का पूरा टॉपिक दोस्तों पूरा याद रखना आपको, और सारी बातें ध्यान रखनी है। मोमिन की वफात दिल्ली में 1852 में कोठे से गिरने की वजह से हुई थी। किससे हुई थी दोस्तों? कोठे से गिरने की वजह से हुई थी, याद रखनी है। हुई कहते 1852 में, हिजरी आपको याद रहे 1268 तो ठीक है, कहीं आपको 1248 भी मिल जाएगा, जो कि सही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, मैंने चेक किया है। 1851 ईस्वी में छत की मरम्मत कराने में पांव फिसला और नीचे गिर पड़े, शदीद चोट आई और हाथ पैर टूट गए। इतने जोर से गिरे ऊपर छत से, हाथ पैर टूट गए। इस हादसे में 6 महीने बाद 1852 में उनका क्या हो गया? इंतकाल
हो गया। इतनी ऊपर से गिरने से क्या हो जाता है, इंसान का इंतकाल हो ही जाता है। उनकी कब्र पर ये अल्फाज कुंदा है यानी लिखे टांचे गए हैं पूरे। क्या लिखा है, दस्तो बाजू बशिकस्त यानी हाथ पैर टूट गए। फारसी में क्या लिखा है, दस्त बाजू हाथ पैर क्या हो गए, बशिकस्त टूट गए। ये उनकी कब्र पे आज भी लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि तसानीफ के बारे में, जहां से आपके सवाल सबसे ज्यादा हमेशा से बनते आए हैं और ये चीज ही आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है। एग्जाम में यही चीज आपको सबसे ज्यादा पूछी जाएगी कि तसानीफ के बारे में सिलसिला पूछा जाता है। चलिए, अब एक चीज इन्होंने क्या लिखी थी, एक चीज ऐसी लिखी थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सवाल ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है और ना जाने कितनी बार पूछा जाता रहेगा। इस सवाल घुमा फिराकर कई बार पूछा गया है और छोटे मोटे हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं सवाल आपको याद रहेगा। एक शेर है दोस्तों मोमिन का, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये मोमिन का शेर है। इस शेर के बारे में गालिब ने कहा था कि मैं इसके बदले में अपना पूरा दीवान देने को तैयार हूं। गालिब और मोमिन अपने आप में क्या थे, खास दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। तो मोमिन ने एक शेर लिखा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। कहने को इस 2 लाइन के शेर में बहुत डीप बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं, जो मैं गजल वाले टॉपिक में आपको समझा दूंगा। इस एक शेर के लिए गालिब ने कहा था कि अगर तुम मुझे ये शेर कह दे कि शेर मैंने लिखा है, ये शेर तो मेरे नाम कर दे, तो मैं अपना 100 गजलों का दीवान, 100 गजलों का पूरा दीवान कह दूंगा कि ये मोमिन ने लिखा है। पूरा दीवान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको दिया नहीं था। ये होता है एक एटीट्यूड, ये होता है काम करने का तरीका, इसे कहते हैं खुददारी। अब पूरे टॉपिक के सबसे लास्ट में एक बचता है दोस्तों अकवाल। इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ काम किया है, तो बड़े बड़े लोगों ने इनके बारे में बड़ी बड़ी बातें की होंगी। कौन सा अकवाल है? जियाउद्दीन बदायूनी ने इनकी शायरी को मकर शायराना कहा है। मकर शायराना का लकब भी है, और ये आपको याद रखना है कि मकर शायराना का लकब किसने दिया है, जियाउद्दीन बदायूनी ने। और ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। बकौल नियाज फतेहपुरी क्या कहते हैं, अगर मेरे सामने तमाम शोरा मुतकद्दमीन के कलाम रख कर मुझको सिर्फ एक दीवान हासिल करने के लिए इजाजत दी जाए, तो मैं बिला तामुल बिना झिझक के कह दूंगा कि मुझे कुल्लियात मोमिन देकर दे दो, बाकी सब यहां से उठा ले जाओ। ये कौन बोलते हैं? नियाज फतेहपुरी इस तरह की बात करते हैं। उसके बाद सादत खां नासिर ने मोमिन को मसीहा नफ्स, हकीम बेनजीर और शायर बेअदील कहा है। किसने कहा है? हकीम सादत खां नासिर ने कहा है। बकौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने कहा है, मोमिन की गजलों में आशिकी की वो फिजा मिलती है जिसमें बाजारी अंदाज होता है। बकौल इमदाद इमाम असर कहते हैं, मोमिन तहजीब के लगाम कभी हाथ से जाने नहीं देते और हमेशा बातें रमजो किनाये में के पैराए में पेश करते हैं। हमेशा बातों को घुमा फिरा कर एक पर्दे के अंदर बयान करते हैं। बकौल डॉक्टर इबादत बरेलवी, मोमिन अपने कसीदों में मवाद और हैयत को हम आहंग करते हुए नजर आते हैं। ये सारे कौल आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक आपको याद रखना है इमाम असर के बारे में, एक इबादत बरेलवी के बारे में, और एक आपको याद रखना है जियाउद्दीन बदायूनी के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मोमिन से रिगार्डिंग कोई भी सवाल, कोई भी बात, कोई भी टॉपिक, कोई भी तथ्य और कोई भी फैक्ट आपके लिए छूटा नहीं है। ये सिर्फ एक टॉपिक ना सिर्फ रीट में तो नहीं आता है, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, यूजीसी नेट, ठीक है, और डीएसएसबी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सभी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसका? मोमिन का। और मोमिन से इससे ज्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाता। मोमिन से कभी सवाल बनेगा, इस क्लास से ज्यादा बाहर नहीं बनेगा। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए यूट्यूब पर और एसके एजुकेशन चैनल जाके लॉगिन कर लीजिए। वहां पर आपकी क्लास पूरी डिटेल में मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये क्लास आधी अधूरी है, कंप्लीट क्लास देखने के लिए ऐप ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।